हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए देखते हैं कुछ और आगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले में हमने चार वीडियो अपलोड कर रखा है। आज कूलॉम्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और यहाँ से कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्रिएट होता है वो सारी चीज़ों को आज देखेंगे हम लोग। तो आइए आप लोग इससे पहले वाला जो वीडियो बना है ज़रा सा देख लीजिएगा और अब यहाँ से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। रोज आपको एक वीडियो जो भी ड्यूरेशन का होगा वो मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड फोर्स बिटवीन 20 मिली कूलम चार्ज एंड 50 माइक्रो कूलम चार्ज इफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज इज 20 नैनोमीटर। इसका मतलब हो रहा है कि आपको बोल रहा है भाई आप फोर्स निकालो किसके बीच, तो 20 मिली कूलम चार्ज और 50 माइक्रो कूलम चार्ज, यानी दो चार्ज दिया हुआ है और बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज इज 20 नैनोमीटर, यानी दो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है आपको और दो चार्ज के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया है आपको। बस हमें सिंपल सा कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान सवाल है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं पहला चार्ज Q1 ये हो गया, आपका दूसरा चार्ज Q2 ये हो गया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको जनरली हम यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका सारा वैल्यू दिया हुआ है। तो प्यार से लिखेंगे पहले, गिवन दैट Q1 का वैल्यू जरा सा बताइए, 20 मिली कूलम। मिली का वैल्यू आप लोग को मैंने बता रखा है, 20 का 20 हो जाएगा। मिली का वैल्यू 10 टू दी पावर -3। कूलम तो यूनिट है, ये एज इट इज रह जाएगा आपका। नेक्स्ट चार्ज का वैल्यू क्या है देखेंगे बाबू। नेक्स्ट चार्ज का वैल्यू आपका है 50 माइक्रो कूलम, यानी 50 का 50 रह जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -6 जो माइक्रो का वैल्यू हो जाएगा। अब कूलम तो आपका यूनिट है, ये एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट आपका R का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये R का वैल्यू आपका है 20 नैनोमीटर। नैनो का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, जल्दी से बताओ। तो काउंट कर लो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। 1 2 3 और 3 6 और 3 9, यानी 10 टू दी पावर -9 मीटर। अब जान रहे हो हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो कूलॉम्स लॉ लगाना पड़ेगा। और कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बाबू, F इक्वल्स K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K का वैल्यू बता सकते हैं, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। Q1 का वैल्यू जरा सा यहाँ से देख लो आप, 20 का 20 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -3 इंटू Q2 का वैल्यू क्या है बाबू, तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, जो R का वैल्यू स्क्वायर में होके आएगा वो है आपका 20 इंटू 10 टू दी पावर -10 एंड 20 इंटू 10 टू दी पावर -9। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। 10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -6 जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये 9 से ये 9 एक साफ हो गया, 20 से ये 20 साफ हो गया आपका, 0 से ये 0 साफ हो गया आपका, ये 2 बचा हुआ है, 2 से 9 को साफ कर दो, 4.5 बचा क्या आपके पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 इंटू यहाँ पे 5 बचा हुआ है आपका, चलिए 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पे देखना बटा के नीचे 10 टू द पावर -9 है। अब इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये जो माइनस का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 9। थोड़ा सा और सॉल्व करना है। जब 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 225 इंटू 9 और 9 बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 18 न्यूटन। ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
4.5 इंटू 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁸ न्यूटन। ये आपका फोर्स हो गया। ऐड कर दिया है, आपको थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा एक दूसरे से, आपको मिल जाएगा। जिसमें से पहला न्यूमेरिकल आपका यही था। कुछ जो है आपको कुछ न्यूमेरिकल में बोला जाएगा कि दो चार्ज को हम वाटर में डुबा के रखें। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको कोई मीडियम की बात नहीं हो रही है। और जब कोई मीडियम की बात नहीं हो रही है तो कूलम्ब्स लॉ में ये k का वैल्यू जो होगा सिर्फ और सिर्फ 9 इंटू 10⁹ होगा। लेकिन जैसे ही कोई चार्ज को आप मीडियम में डुबाते हो तब वहां से आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में, जिसको आप एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते थे। याद होगा आपको मैंने बता रखा है एप्सिलॉन r का वैल्यू। तो डिफरेंट मीडियम का अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे आपका यहाँ पे कोई मीडियम का जिक्र नहीं हुआ है तो हम एप्सिलॉन r का वैल्यू 1 लेते हैं। या फिर अगर आप माइका का लोगे तो आपको 6 या 7 लेना पड़ेगा। आपको वाटर का लोगे तो 80 या 81 लेना पड़ेगा। ग्लास या फिर मेटल का लोगे तो उसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसके बाद वाले न्यूमेरिकल मैंने जो दिया है वहां पे बोला है कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है और दोनों चार्ज को वाटर में रखा गया है। तो बताइए इसका फोर्स क्या होगा। तो सिंपल सा है, जहां पे ये 9 इंटू 10⁹ लिखोगे उसको डिवाइड कर देना किससे। तो अगर वाटर में रखेंगे तो 80 से डिवाइड कर देना है, या और कोई मीडियम में रखेंगे तो उस मीडियम का जो भी एप्सिलॉन r का वैल्यू होगा उसको आप डिवाइड कर देना, वो सॉल्व हो जाएगा। चारों इजी क्वेश्चंस हैं बाबू, जरा सा ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। और अगर कोई डाउट रहेगा तो कल यानी आपको आज 2 बजे हम फेसबुक पे लाइव आएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप बता दीजिएगा। और कल भी हम 2 बजे ही आपका फेसबुक पे लाइव आएंगे। कोई और अगर क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके या फिर पर्सनली फोन करके समझा दूंगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए अगर जरा। आइए कुछ स्पेशल देखते हैं, ठीक है। अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि जब आप वेव पढ़ोगे तो वहां भी ये टॉपिक आपका आएगा, या जब वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, तो वहां भी इस चीज का डिस्कशन होगा। डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। एकदम नहीं डरना है, बिंदास रहना है। वैसे भी टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मैंने क्लास में कई बार बोला है इस चीज को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी जब टॉपिक पढ़ने जाओ तो वो टॉपिक या वो जो काम करने जा रहे हो वो क्यों करने जा रहे हो, इस वजह को जान लो। जब वजह दिमाग में रहेगी तो जाहिर सी बात है आपका वो टॉपिक भी दिमाग में रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का आखिर क्यों जरूरत पड़ा? अरे भाई, जब बीमार होता है इंसान तब दवाई दी जाती है। उसी प्रकार से कि अगर दवाई है तो इसका बीमारी का नाम क्या है। तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई दो चार्ज हो Q1 एंड Q2, देन इजिली वी आर एबल टू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज। हम आराम से दोनों चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सिंपल इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कहते हैं हम, वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक चार्ज और आ जाए, मान लें एक चार्ज यहां पे आ गया Q3, अब कैसे निकालोगे? क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। या सिंपल अगर आप बोल दे कि पहले जो फोर्स लग रहा था वो Q2 के कारण Q1 पे लगा, या Q1 का फोर्स Q2 पे लगा। अब यहां पे जिस टाइम Q2 के कारण फोर्स Q1 पे लग रहा है, उसी टाइम Q3 के कारण भी जो एक फोर्स आ रहा है वो Q1 पे लग रहा है। इसका मतलब है कि दो फोर्स आ गए यहां पे। यानी अगर आप एक और चार्ज लोगे, अगर Q4 लिया जाए तो एक फोर्स यहां से भी लगेगा, एक यहां से लग रहा था, एक यहां से लग रहा था। यानी जितना चार्ज लोगे उतने फोर्स लगेंगे। इसका मतलब है कि इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है।
अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, हो सकता है कि चार्ज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, ये अलग बात है। लेकिन अगर चार्जेस बढ़े हैं, अगर नंबर ऑफ चार्ज बढ़ा है, तो फोर्स जो है वो बढ़ रहे होंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे? तो जो इसको सॉल्व करेगा, जो इस प्रकार के कंफ्यूजन को, जो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करेगा इजीली तरीके से, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप लोग को फील हो रहा होगा कि सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा। एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे खत्म करते हैं। इसमें डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो काफी लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा गया है, बट इसको पकड़ने का सिंपल सा तरीका है कि चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज के कारण या दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको फोर्स के बारे में बोला जा रहा है। किसके बारे में बोला जा रहा है? फोर्स के बारे में बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि हमको फोर्स को कंसीडर करना है। तो आप कौन सी क्वांटिटी पकड़ोगे, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर पकड़ना पड़ेगा आपको। तो एक वेक्टर क्वांटिटी, एक और अगर मान लेते हैं कि एक फोर्स यहां हो गया, एक फोर्स आपका यहां हो गया, एक फोर्स आपका यहां हो गया, एक फोर्स आपका यहां पे हो गया, 1 2 3 4 फोर्स हो गए आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी का सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोलता है कि वेक्टर को अगर जोड़ना है तो वेक्टर के मेथड को ही लेना पड़ेगा। वेक्टर को अगर सम करना है, वेक्टर को अगर ऐड करना है, तो वेक्टर के मेथड को ही लेना पड़ेगा। और अगर स्केलर क्वांटिटी होता तो सिंपल जैसे हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं वैसे जोड़ देते। तो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला तो पता है आपको, मैंने प्रूफ भी कराया था, आपको याद होगा। रिजल्टेंट जो होता था वो आपका क्या होता था? रिजल्टेंट जो होता था वो रूट अंडर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका cos थीटा। सिंपल सा बात है, इस पे ये सेट होने वाला है। सेट होने वाला है मतलब समझ ही रहे होंगे, तो सेट कर ही लेना है इसको। चलिए देखते हैं। तो सिंपल कोई पूछे आपको कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, तो उनको आप बताइए कि कोई एक चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है, कोई एक चार्ज पे जितना भी फोर्स लग रहा है, उस सारे फोर्स को जोड़ दो वेक्टर मेथड से। कोई सिंगल चार्ज पे जितने फोर्स लग रहे हैं सबको ऐड कर दो वेक्टर मेथड से। इसी प्रिंसिपल को, इसी सिद्धांत को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, या सिंपल बोलना है कि जितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज, किस मेथड से जोड़ना है भाई? तो वेक्टर मेथड से। तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग एक फॉर्मूला जैसा लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो यहां से एक आपका फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे Q2 है, Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लग रहा है F1, Q1 Q3 के बीच जो फोर्स है F2, Q1 Q4 के बीच जो फोर्स है आपका F4। ऐसे जितने आपको लेने हैं चार्ज ले लो, आपका फोर्स बढ़ता जाएगा। तो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है आपको कि F नेट जो होगा, F नेट कहने का मतलब है कि F टोटल जो होगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल चार्ज जो होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। किसका सम हो जाएगा भाई? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस कहां तक? तो प्लस Fn तक। मान लेते हैं यहां से कोई फोर्स आपको लग रहा है Qn, जिसको आप Fn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने क्या करा? टोटल फोर्स जो है, सारे फोर्स को मैंने वेक्टर मेथड से जोड़ा है। अब इस फोर्स और इस फोर्स का जब रिजल्टेंट निकालोगे तब फॉर्मूला लगेगा कौन सा?
रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। चलिए थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा आपको, तो वो कंफ्यूजन मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से हटाता हूँ। तो जरा से इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपके। और नोट्स में इसको डालिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हो गया? आइए देखते हैं फिर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे इसके ऊपर। मान लेते हैं एक चार्ज जो है आपका 30 कूलम यहाँ पे है, जस्ट इसके राइट साइड में एक चार्ज है आपका 20 कूलम जो 10 मीटर की दूरी पर है। यहां तक तो सिंगल आप आराम से फोर्स निकाल सकते हो। अब मान लेते हैं एक चार्ज जो है यहाँ पे आपका यहाँ पे रखा हुआ है, जो मान लेते हैं 10 कूलम। कितने डिस्टेंस पे है? तो जो भी कुछ डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं 5 मीटर पे। अब आपको बोला जाएगा कि फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन 30 कूलम चार्ज। आपको 30 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसके कारण और इसके कारण, वो टोटल फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम जो हम लोग करते आते थे, ये दोनों के बीच का पहले फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो कितना फोर्स हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, आप इसको Q1 मान लो, ये आपका Q2 का वैल्यू है और ये आपका Q3 का वैल्यू है। तो सबसे पहले जो फोर्स आपको लिखोगे वो पहला फोर्स लिखना है F1। मान लेते हैं ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो K का वैल्यू एज इट इज आपने पढ़ा है। Q1 का वैल्यू क्या है? 30 कूलम। Q2 का वैल्यू क्या है? 20 कूलम। और डिस्टेंस क्या है? 10 × 10। 10 मीटर था, फॉर्मूला में स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है इसको। 1 0 से 1 खत्म हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बचा क्या आपके पास? 3 2 6 और यहाँ पे 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो 6, कितना हो जाएगा? 54, यानी 54 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना है बाबू? 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के बीच का फोर्स है। अब आपको ये दोनों के बीच का फोर्स निकालना पड़ेगा, इसको आप F2 मान सकते हो। क्या हो जाएगा? K का वैल्यू, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। K Q1 है, ये Q3 है, तो बोलेंगे Q1 Q3 और नीचे R का स्क्वायर। चलिए वैल्यू K का तो सेम रह जाएगा, 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू 30 सेम है। Q2 का वैल्यू क्या है? सॉरी Q3 का वैल्यू क्या है? 10। और नीचे आपका R का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 × 5 2 बार में आ गया, और ये 6 बार में आ गया। 6 दूना 12 हो गया, 12 9 108। तो आपको 108 इंटू 10 टू द पावर 9। यहां तक लिख लीजिए। अब हमने ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकाल लिया। अब इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? ध्यान से देखना, क्या हम इस चीज को ऐसे मिला सकते हैं? ऐसे मिला सकते हो, इसको भी ऐसे मिला सकते हैं। अब बात आएगी कि सर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, 2 वेक्टर क्वांटिटी आ गए। 2 वेक्टर क्वांटिटी को अब जोड़ना है हमें। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास क्या है? रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में cos थीटा आता है। थीटा एंगल होता है जिस 2 वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो वो दोनों के बीच। ध्यान से सुनिएगा, थीटा जो होता है वो एंगल होता है जिस 2 वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो उसके बीच। अब यहां पे जो ऐड हो रहा है वो एक इस लाइन पे फोर्स है और एक इस लाइन पे फोर्स है। तो एक इस लाइन पे फोर्स है, एक इस लाइन पे फोर्स है। तो वैसे भी आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? तो राइट एंगल बन रहा है। और राइट एंगल, इसको हिंदी में हम लोग समकोण बोलते हैं ना, समकोण।
जिसका वैल्यू कितना हो जाता है 90, यानी थीटा का वैल्यू कितना लेना है 90। वेक्टर ए का वैल्यू इसे मानना है आपको, वेक्टर बी का वैल्यू इसे मानना है आपको, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 90। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं। F1 का वैल्यू मैंने अभी सॉल्व करके लाया था, F2 का वैल्यू भी लाया था, तो F1 के जगह पे उसको रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, F2 का वैल्यू भी ला कर रखेंगे, 2 है तो 2, F1 का वैल्यू 54, F2 का वैल्यू 108, और दोनों के साथ आपका 10 टू द पावर 9 था, तो बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर सकते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 18, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना मैंने बताया आपको, याद कीजिएगा, राइट एंगल बन रहा था, राइट एंगल में थीटा का वैल्यू 90 होता है, तो हम यहाँ पे इसको 90 पुट करेंगे। आपको पता है cos 90 कितना हो जाता है 0, समझ गए हीरो, कितना हो जाएगा 0, तो cos पूरा 0 हो गया, यानी पूरा पार्ट ये 0, तो आपके पास बचेगा रूट अंडर 54 इंटू 10 टू द पावर 9 का होल स्क्वायर प्लस 108 इंटू 10 टू द पावर 9 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो 10 टू द पावर 9 यहाँ भी है, 10 टू द पावर 9 यहाँ भी है, बाहर खींचिए इसको कॉर्नर पकड़ के, 10 टू द पावर 9। अब बोलोगे सर ये स्क्वायर कहाँ गया, बोलेंगे रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना ही बचेगा आपके पास, और यहाँ बच गया आपका 54 का स्क्वायर प्लस 108 का स्क्वायर। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा इट विल बी योर आंसर, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। आया समझ में? अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे आराम से कॉल कर सकते हैं, आपको पता ही है मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आप जो समझना है समझ लो, बस पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए। और बहुत ही जल्दी अब लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, फिर से हम लोग वही स्टेज पे, वही जगह पे, वही आशियाने पे मिलेंगे। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग यहीं से रिलेटेड, ओके। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक आध और देख लेते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर। कैलकुलेशन अपना है आपका, कैसे सेट करना है बस इसको देखना है। हम मान लेते हैं आपको बोला जाएगा कि 3 चार्ज हैं जिसको रखा गया है कोई राइट एंगल ट्रायंगल पे, या कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, या हो सकता है स्क्वायर पे बोल दे, या हो सकता है आपको पैरेललोग्राम बोल दे, कुछ भी बोल दे। तो माना कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था ऐसे करके, और एक इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। आपको बोला जाएगा कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं 5 कूलम है, मान लेते हैं 3 कूलम है, मान लेते हैं 4 कूलम है, कुछ भी चार्ज है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 4 मीटर है, और ये आपका 3 मीटर है, ये आप मान लेते हैं 5 मीटर है। अब आपको बोलेगा कि भाई आप ए पे या फिर बी पे या फिर सी पे टोटल फोर्स जो लग रहा है वो निकालिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सस्ता सवाल है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि फोर्स, आपको पता है कि 2 चार्ज के बीच फोर्स लगेंगे। अगर ये चार्ज है तो इस चार्ज के ऊपर इसके कारण फोर्स लग रहा होगा, और इस चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। या अगर इस पे बोलता है तो इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा, और इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा। अगर इस पे बोलता है तो इस चार्ज के कारण भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और इस चार्ज के कारण भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो सिंपल है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि किस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो मान लेते हैं बी पे निकालना है आपको, तो चलिए बी देख लिया जाए कितना होगा। या अगर मान लेते हैं सी पे बोल दे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया था, 2 के बीच जो फोर्स लग रहा था वो निकाला था। तो यहाँ का फोर्स निकाल लेंगे, यहाँ का फोर्स निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू ये ले लेंगे हम। थीटा कितना आ जाएगा आपको, अगर ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है तो ये कुछ भी हो सकता है, 30 60 भी हो सकता है, तो निकालना पड़ेगा आपको, सॉल्व करना पड़ेगा।
ट्रिग्नोमेट्री से तो सॉल्व कर ही सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच करके। तो आइए देखते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बोले निकालने के लिए, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 3 चार्जेस आर 5 कूलम, 3 कूलम एंड 4 कूलम आर kept at each corner of right angle या each corner of right angle triangle. You have to find out force acting at point B. तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो B पे अगर हमको निकालना है तो ये दोनों के बीच का पहले फोर्स देखेंगे। तो प्यार से F1 लिखिए और F1 के बाद क्या लिखेंगे, फार्मूला याद है आपको कूलम्स लॉ, क्या था, K Q1 Q2 नीचे R का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे साहब, क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। Q1 का वैल्यू क्या लिया जाए 5, Q2 का वैल्यू क्या लिया जाए ये 3 हो गया, और डिस्टेंस 4 है तो 4 इंटू 4। F2 इस पे निकालना है ना, तो ऐसे देखेंगे, तो F2 क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 नीचे R का स्क्वायर। चलिए K का वैल्यू तो पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 3 ही रह जाएगा, और एक इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और नीचे R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर कितना है 3 इंटू 3। हाँ एक चीज देखिएगा, ये Q1 Q2 लिया गया है, 2 चार्ज लिया जाता है, तो अगर हम फोर्स इसको इसके बीच ले रहे हैं तो इसको आप Q3 मान सकते हो। सिंपल ये देखना है कि 2 चार्ज है या नहीं, तो 2 चार्ज यहाँ भी है, 2 चार्ज यहाँ भी है। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 5 3 15, 15 9 35 से, यानी 135 इंटू पावर 10 टू द पावर 9 है, इंटू नीचे कितना है 16। इसको भी सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, एक से एक पहले साफ कर दो, और ये 3 से 9, तो 4 3 12 हो गया 10 टू द पावर 9। अब चूंकि आपको बोला है फोर्स B पे निकालना है, तो एक फोर्स ऐसे एक फोर्स ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, फोर्स के बीच का एंगल देखना है, जिस क्वांटिटी को आप ऐड कर रहे हो उसका एंगल देखिए आप, तो 90 है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है F90 cos, सीधा लिखेंगे हम लोग F1 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं, F1 का वैल्यू क्या है 135 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 16 का होल स्क्वायर, प्लस F2 का वैल्यू ये रहा 12 इंटू 10 टू द पावर 9 का होल स्क्वायर, 2ab cos थीटा, तो 2 cos थीटा ऐसी, थीटा 90 होने वाला है ना, तो ऐसे 0 हो जाएगा, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ, चलो आपको हो जाएगा 2 इंटू 135 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 16, और ये आपको हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये cos 90, ये पूरा पार्ट 0 होने वाला है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बचेगा। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोला जाता कि आपको C पे निकालना है, तो ये फोर्स निकाल चुके हो आप लोग, ये भी निकाल चुके हो, थीटा का वैल्यू निकाल लेते। थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो अगर इसको एंगल मानते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर इसको ले लो, और हाइपोटेनियस P/H साइन थीटा, आराम से थीटा आपका निकल जाएगा। यहाँ पे निकालना है तो सेम प्रोसेस वो करना है, ये अगर ये एंगल चाहिए तो जाहिर सी बात ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको, तो फिर से आपका निकल जाएगा। आप लोग आराम से पढ़िए, बिंदास से पढ़िए। अगर कोई बात, कोई डाउट अगर आता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बिंदास फ़ोन कीजिए, या व्हाट्सएप पे आप कुछ क्वेश्चन भेज सकते हो। बाबू देखो, पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ेगी। लॉकडाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपका पढ़ाई बंद हो जाएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बंद हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, आपका कंपटीशन जो है वो अब और टफ हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे को पूरा टाइम मिला है घर पे पढ़ने का,
अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप काफ़ी पीछे चले जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा करते करते आप पढ़ते चलो, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं तो हम लोग हैं। और जहाँ तक सिलेबस की बात है तो झारखंड गवर्नमेंट जो है वो बोल दिया है कि एग्जामिनेशन जो 12th का होने वाला है वो मई के बाद होगा, 2021 में मई के बाद होगा। तो 2-3 महीना का टाइम मिलेगा हम लोगों को, तो आराम से खींचा जाएगा, सिलेबस को आराम से पढ़ाया जाएगा। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, बिंदास, कुछ टाइम का ही बात है। मुझे लगता है कि 15 या 16 तारीख से आपका क्लासेस रीओपन हो जाएंगी, तो वहीं पढ़ेंगे डिटेल से। बट जो थोड़ा थोड़ा करवाया जा रहा है इसको देख लीजिए। यहाँ से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, कंपटीशन में, एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा पढ़िए आप लोग अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कल आपको मिल जाएगा। अब प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा। ओके, बाय।